नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरुस्थलीकरण के बारे में। देखेंगे मरुस्थलीकरण कैसे होता है, उनके कारण क्या होते हैं, उनके परिणामों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन मरुस्थलीकरण पढ़ने से पहले आपको थोड़ा ये जानना जरूरी कि मरुस्थल क्या होता है। तो मरुस्थल को समझेंगे, फिर मरुस्थलीकरण के बारे में देखेंगे। मरुस्थल को पहले हम बता के मरुस्थल को डिवीजन करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि विश्व के मरुस्थल इससे पहले मैं बता चुका हूं तो उसको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम आगे चल करके ये भी बताएंगे कि मरुस्थल कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया कैसे और कैसे मरुस्थल बढ़ते चले जा रहे हैं। मरुस्थलों का आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर तो मरुस्थलों का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। और विश्व में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मरुस्थल बढ़ रहे हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, और कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर मरुस्थलों के बढ़ने को लेकर के कह सकते हैं मरुस्थल बढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो इधर मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं जो मरुस्थलीकरण के कारण हैं, जिनके बारे में भी हम एक एक टॉपिक पे थोड़ा अच्छे से आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर मरुस्थल क्या होता है। मरुस्थल का कहने का मतलब मरुस्थल है, डिजर्ट है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीने योग्य दशाएं ना पाई जाती हूँ उनको मरुस्थल कहते हैं, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो उन क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। पृथ्वी के जब हम मानचित्र को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ आप जब मरुस्थल को पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर दो तरीके के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक है शीत मरुस्थल, दूसरा है उष्ण मरुस्थल, हॉट डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट। तो आखिर जो मरुस्थल होते हैं वो कैसे, आखिर उनको डिवीजन कैसे किए हैं कि एक गर्म मरुस्थल है, एक शुष्क मरुस्थल है, उनको कैसे मैंने डिवीजन किया गया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं मरुस्थल। तो मरुस्थल ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसको मरुस्थल बोलते हैं। और इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है उष्ण और एक होता है मतलब उष्ण कटिबंधीय के क्षेत्रों में जो गर्म या कहें उष्ण, और दूसरा है शीत मरुस्थल। दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक उष्ण मरुस्थल, दूसरा शीत मरुस्थल। लेकिन जब हम मैप में थोड़ा सा देखने में भी आपको मैं बता दूं कि आखिर ये पाए कहाँ जाते हैं। तो अगर जो मान लें कि जैसे ये ग्लोब है तो ये हो गई विषुवत रेखा, उसके ऊपर हो गई कर्क रेखा, उसके नीचे हो गई मकर रेखा। तो इतना पहले आप समझिए, कर्क रेखा हो गई, ये 0 डिग्री लाइन, और ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो सबसे पहले ये जानिए कि उष्ण मरुस्थल की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आखिर उष्ण मरुस्थल कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 0 डिग्री रेखा के आसपास, चूंकि मैंने अभी बताया कि वर्षा कम होती है, तो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र जो होता है यहाँ पर वर्ष भर खूब गर्मी रहती है। जब गर्मी बहुत रहती है तो जो ये वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर बारिश भी खूब होती है, गर्मी भी एक तो, और दूसरा आप ये देखेंगे इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है समुद्री क्षेत्र, लगभग समुद्र ही है। कुछ अफ्रीका वगैरह को है, ऐसा नहीं कि महाद्वीप नहीं, लेकिन समुद्र का एरिया भी पड़ता है। और गर्मी भी खूब होती है, गर्मी खूब होती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि जब हवा गर्म होगी तो ऊपर की ओर भी उठती है, जब हवा गर्म होगी तो ऊपर की ओर उठती है, नीचे बनता है लो प्रेशर, और इस वजह से यहाँ पे बारिश वगैरह भी खूब होती है, क्योंकि हवा जब ऊपर उठ जाएगी, लो प्रेशर, आसपास की हवा क्या होगी इसकी तरफ आकर्षित होती है। तो ये मैं आपको मानसून की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने बताया था। तो ये इस वाले क्षेत्र में क्या होती है, बारिश खूब होती है, करीब आप समझ लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, डोलडम जिसको बोलते हैं, आसपास का क्षेत्र जो है, इस एरिया में क्या होती है, थोड़ा सा बारिश ज़्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में तो मरुस्थल नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि बारिश लगभग हो रही है, इसलिए मरुस्थल नहीं पाए जाएंगे। दूसरा, अगर जो हम बात करेंगे इसके ऊपर के क्षेत्रों में हम जाएंगे, तो चूंकि जो ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं इसमें तो लगभग सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में जाता रहता है, कभी सूरज उत्तरायण चला जाता है, कभी सूरज दक्षिणायन आ जाता है। तो बारिश वगैरह भी लगभग इन क्षेत्रों में होती रहती है, और किसी पार्टिकुलर भौगोलिक विशेषताओं की वजह से भी हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम इसके ऊपर जाते हैं, कर्क रेखा के और ऊपर चले जाएंगे, 30 डिग्री के आसपास देखेंगे, तो यहाँ पर हमें कई सारे मरुस्थल देखने को मिलेंगे, और 30 डिग्री साउथ में भी हमें कई सारे मरुस्थल देखने को मिलते हैं। इसके पीछे ये उष्ण मरुस्थल ही है, 30 डिग्री के आसपास के ये उष्ण मरुस्थल ही हैं। तो ये मरुस्थल हमें 30 डिग्री के आसपास उष्ण मरुस्थल में जो देखने को मिलते हैं, तो आखिर ये कैसे बनते हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर ये मरुस्थल कैसे बनते हैं। और इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें शीत मरुस्थल देखने को मिलते हैं, करीब 60 डिग्री के आसपास जब देखेंगे तो आपको शीत मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो कहाँ पर मिलते हैं, तो उनके भी कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि आखिर जो मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल, वो 30 डिग्री के आसपास हमें क्यों देखने को मिलते हैं, 30 डिग्री के आसपास ये क्यों देखने को मिलते हैं यहाँ पर।
तो सबसे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पर सूरज एक तो लंबवत सीधे चमकता नहीं, पहली बात तो ये, इसलिए यहाँ पर गर्मी थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं कि आईटी सीजेड का क्षेत्र इस क्षेत्र में बन नहीं पाता है, और इस वजह से कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बारिश वगैरह भी कम होती है, इस वजह से पहला कारण ये। दूसरा, बारिश कम होने के पीछे और भी कारण है, क्योंकि जब मैंने बताया कि यहाँ से क्या होती है, हवा ऊपर उठती है, और हवा जब ऊपर उठती है तो ये क्या होती है कि जब हवा जब यहाँ से क्या होगी, ऊपर की ओर उड़ जाएगी, यहाँ से हवा जब ऊपर उठेगी तो ऊपर जब जाएंगी तो ट्रोपोपॉज के बाद, क्योंकि गर्म हवा है ये ऊपर जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ये जा करके 30 डिग्री के आसपास इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में क्या होती है, नीचे उतरती है, और जब नीचे उतरती है तो क्या होती है कि वो जब नीचे उतरती है तो वो होती है ठंडी हो जाती है, मतलब कि नीचे उतरते तो गर्म हो जाती है, लेकिन ये क्या होती है, हाई प्रेशर की बेल्ट होती है, बारिश नहीं होती। तो मेन कारण बारिश का ये, बारिश ना होने की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर बारिश जब नहीं होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर मरुस्थल पनपते रहते हैं, तो इसको समझ लिएगा। उसके ऊपर भी शीत मरुस्थल, जहाँ पर वहाँ भी बारिश वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पाई जाती है, जिसको हम बर्फ़ का चूरा कह सकते हैं, उस तरीके के पाई जाती है, इसलिए शीत मरुस्थल होते हैं। अब हॉट डिजर्ट की जब बात करेंगे तब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पड़ते हैं। तो जब आप विश्व का मानचित्र जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है विश्व के मानचित्र में कहाँ कहाँ पर मिलेगी, तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें डिजर्ट देखने को मिलते हैं। तो वैसे मैं इसी को पहले बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पर डिजर्ट आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब आए हैं थोड़ा सा तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर डिजर्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करें, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा उत्तरी अमेरिका, और इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको दक्षिण अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका को जो हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, उत्तर अमेरिका में जब मरुस्थलों की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर मरुस्थल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखें तो उत्तर अमेरिका में बहुत सारे मरुस्थल हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सोनेरन है, और मोआब है, नेवाडा मरुस्थल है, चिहुआ हुआ है, ये सारे मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो और भी मरुस्थल हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ग्रेट बेसिन वगैरह भी हैं, और भी मरुस्थल हैं। जब नीचे की तरफ आएंगे तो चिहुआ हुआ देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे मैक्सिको में भी पड़ जाता है, तो यहाँ पर भी मरुस्थल पाए जाते हैं, ये वाला हिस्सा। तो ये वाले इस एरिया में ये सारे मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में आते हैं तो 30 डिग्री के आसपास ही लीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल नीचे की ओर आएंगे तो हम आपको देखने को मिलता है ये एंडीज के गिरिपात पे, एंडीज के जब हम पूर्वी किनारे पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पैटागोनिया मरुस्थल, जो एक गिरिपात पठार का उदाहरण है। मतलब कि आप देखें तो ये एंडीज के क्या है कि बिल्कुल पूरब दिशा में पड़ता है, यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती, ठंडा मरुस्थल है ये पैटागोनिया, इसको भी आप याद कर सकते हैं। दूसरे अगर जो हम बात करेंगे यूरोप में, तो यूरोप में हमें देखेंगे तो यहाँ पर हमें मरुस्थल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यूरोप में आपको मरुस्थल देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम नीचे अफ्रीका की ओर आते हैं तो हमें अफ्रीका में जो है मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में जब हम आएंगे तो हमें अफ्रीका मरुस्थल जो देखने को मिलेंगे उनकी भी हम बात कर लेंगे। तो अफ्रीका में सबसे पहले जब हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला हिस्सा सहारा मरुस्थल है, करीब 11 देशों में फैला है। इसको भी और पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो नूबियन मरुस्थल, लीबियन मरुस्थल और भी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें नामिब देखने को मिलेगा, उसके बगल में कालाहारी डिजर्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारे मरुस्थल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ इथोपिया में देखेंगे तो नूबियन मरुस्थल वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सब और भी मरुस्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे मरुस्थल जो है अफ्रीका के हैं, जो मैंने बताया, जैसे सहारा मैंने बताया, ये नामिब हो गया। नामिब के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बोत्सवाना के आसपास देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बोत्सवाना के आसपास जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मरुस्थल कालाहारी देखने को मिलता है। ये नूबियन है, लीबियन है, ये थोड़ा रॉकी डिजर्ट में आते हैं, मतलब कि ये क्या रेतीले नहीं है, रेतीले नहीं, ये मरुस्थल ऐसे हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, मतलब कि रॉकी डिजर्ट है,
पहाड़ टाइप के मतलब चट्टानी मरुस्थल देखने को मिलता है। इसमें भी देखेंगे तो कई एरिया, हमाडा एरिया इसमें पड़ता है। हमाडा वो क्षेत्र जहाँ पर आपको टेनिस बॉल के आसपास के इतने बड़े बड़े पत्थरों के जैसा मरुस्थल देखने को मिलता है। सहारा का ये पार्ट है सहारा का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जिसको हमाडा बोलते हैं, ये इसी का ही पार्ट है हमाडा। तो इसको एरिया वाइज देखें तो करीब सहारा मरुस्थल काफ़ी लंबा मरुस्थल है, और ये अब देखें तो पूरे यूएसए का क्षेत्रफल ले लीजिए, 90,000 वर्ग किलोमीटर, 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये लगभग यूएसए के बराबर में पड़ जाता है, इतना बड़ा मरुस्थल है। 11 देश इसमें आते हैं टोटल। अब हम बात करेंगे इस साइड में, तो हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये मान लीजिए क्या है, ये वाला हिस्सा ये सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब में भी आपको देखने को मिलेगा रबल खाली मरुस्थल है, और भी अलनाफूद मरुस्थल है, ये सारे मरुस्थल देखने को मिलेंगे। और जब आप ईरान में देखेंगे तो ईरान में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ईरान में मिलेंगे दस्ते उल्लुत, दस्ते कबीर, दस्ते लुत है, दस्ते कबीर है, ये मरुस्थल मिल जाते हैं। तो और भी मरुस्थल है, लेकिन अब इनकी बात हम आगे बाद में करेंगे। और इधर भारत में देखें तो थार है, तकला मकान चीन में है, और ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, गिब्सन है, तनामी है, और भी विक्टोरिया मरुस्थल है। ये सारे मरुस्थल आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब मरुस्थल टोटल मरुस्थल है। लेकिन अब मरुस्थल, चूंकि अब मैं बात कर रहा तो मैंने मरुस्थल भी आपको बता दिए, लगभग यूरोप में जैसे कोई मरुस्थल नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो अंटार्कटिका भी मरुस्थल ही है। इधर गोबी का डिजर्ट चीन में पड़ता है, चीन और मंगोलिया में वो है। बाकी इधर देखें तो आर्कटिक सर्कल के आसपास के क्षेत्रों में भी आप देखें बर्फ जमी रहती, तो उसको मरुस्थल कह सकते हैं। तो ये सारे मरुस्थल हैं। मरुस्थल के प्रकार मैंने बता दिया, मरुस्थल के बारे में बता दिया। अब मरुस्थल की समस्याएं क्या हैं उनके भी हम चर्चा कर लेते हैं, और मरुस्थल कैसे बढ़ रहे हैं उसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि मरुस्थल बढ़ कैसे रहे। तो ये मैप को मैं मिटा देता हूँ, मैं जहाँ उम्मीद करता हूँ आप पहले से समझ गए होंगे, और इससे पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो इसको मैं मिटा करके आपको थोड़ा सा मरुस्थलीकरण के कारणों पे मैं चर्चा कर देता हूं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन चूंकि मैटर है समझना चाहिए आपको, पूरा एक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मरुस्थलीकरण है, तो इसके पीछे कारण क्या है? मरुस्थलीकरण क्या होता है कि ऐसी भूमि चाहे जिसकी उत्पादकता लगभग नगण्य हो जाए, उसको हम मरुस्थलीकृत भूमि का दर्जा हम दे सकते हैं। उत्पादकता का मतलब कौन सी उत्पादकता की हम बात करें, प्रोडक्शन, कौन से प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है? तो अगर हम बात करें तो उत्पादकता में बात हो रही है कि मतलब कोई वहां पर जीवों के रहने की दशाएं ना हो, मरुस्थलीकरण हो जाना, मतलब मरुस्थल जब बता रहे वही चीज़ है प्रोडक्टिविटी की, उसको मरुस्थलीकरण का दर्जा दे दिया जाता है कि मरुस्थलीकरण हो गया है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या है उनकी भी हम चर्चा करते हैं, आखिर मरुस्थलीकरण क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे कारण हमें देखने को मिलते हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसें वगैरह बढ़ रही हैं। और देखें तो जो बारिश है उसमें भी असमानता देखने को मिल रही है। बारिश के असमानता की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि जब बारिश असमान हो गई है, तो बारिश के असमानता के दौर में आप देखें तो कहीं ज़्यादा हो रही, कहीं कम हो रही, हो सकता है किसी एरिया में पहले ज़्यादा बारिश होती हो। जैसे आप ग्रेट रिफ्ट वैली को जो आप देखेंगे, ग्रेट रिफ्ट वैली नहीं, आप डेथ वैली को ले लीजिए, यूएसए की डेथ वैली है। डेथ वैली वैली है, मतलब ऐसा है कि एक पहली बात तो वहाँ बारिश लगभग ना के बराबर होती है डेथ वैली में, सूखा वाला क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप वैली जो है वो संकेत है कि उस टाइम पे वहाँ पे कभी नदियाँ बहती थी वहाँ पर। तो इस वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कई सारे एरिया में ग्लेशियर पिघल गए, नदियाँ बहती थी, ग्लेशियर पिघल चुके हैं। जब ग्लेशियर पिघल गए तो नदियाँ उस क्षेत्र में बहना बंद कर दी, तो वो ग्लेशियर की, जब ग्लेशियर पिघल गया नदियाँ बंद हो गई, तो वो वाला एरिया क्या हो गया, मरुस्थल हो गया। तो ये सब जैसे आप कई सारे ग्लेशियर वगैरह को एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं। तो वो सारे ग्लेशियर हैं जो क्या होता है धीरे धीरे पिघलते चले जा रहे हैं, और उनके ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे एरिया छोटा हो जाता है, और मरुस्थल पिघल, नदी क्या हो गई, वो किसी काम की नहीं रह गई। नदी में पानी नहीं, बरसाती पानी थोड़ा बहुत आया, बरसात में भी असमानता, और आसपास का क्षेत्र सूखा हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इंदिरा नहर को लेते हैं, इंदिरा नगर को जब नहीं थी तो एरिया काफ़ी ज़्यादा मरुस्थलीकृत, तो एरिया आसपास का अच्छा था, खेती होती होती नहीं थी, एक नहर बन गई तो आसपास हरियाली आ गई। तो ये जलवायु परिवर्तन के भी कारण। जनसंख्या दबाव की हम बात करेंगे, तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या के दबाव के साथ साथ कई सारी चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या है कि संसाधन सीमित हैं। संसाधनों का मतलब ये है कि अगर जो प्राकृतिक संसाधनों की बात है तो सीमित है। जैसे पानी है, पानी क्या है, सीमित है। मेरे शरीर में जो पानी है वो ऐसा तो है नहीं कि वो हो सकता आज से 100 साल पहले किसी दूसरे के शरीर में रहा हो, आज से 100 साल बाद किसी दूसरे के शरीर में जाए, या कहीं और चला जाए, कैसे भी वजह समुद्र में मिल जाए, कुछ हो जाए वो पानी। लेकिन ये पानी कभी ख़त्म नहीं होगा।
जो मेरे शरीर का पानी वो कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है मेरे शरीर का पानी पहले किसी और के आदमी में रहा हो, मेरे अंदर आ गया, तो पानी कभी इस धरती पर कभी पानी जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। वो क्या होता है कि एक से दूसरे चक्र में चलता है, लेकिन पानी खत्म नहीं होगा। लेकिन जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो दबाव बढ़ेगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी दबाव बढ़ेगा। जनसंख्या के दबाव के बढ़ने के इस दौर में क्या होगा कि पानी पहले 10 लोग थे, लेकिन अब हो गए 50 लोग, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, लोगों के बीच में कह सकते हैं संघर्ष की स्थिति बनेगी। और जब जनसंख्या बढ़ती तो उनको खाने की चीज़ें भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो डिपेंडेंसी उनकी और मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन और बड़ी मात्रा में होने लग जाता है। लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं, और जैसे जनसंख्या बढ़ती तो कह सकते हैं संघर्ष की स्थिति में जो डार्विन का सिद्धांत लागू कर दीजिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी लगा दीजिए, जीवन संघर्ष लगा दीजिए, जो योग्य है वही आगे बढ़ेगा। तो उसी दौर में जनसंख्या का दबाव है। जनसंख्या क्या हो रही है आज के दौर में, आप देखें तो मरुस्थलों में भी रहने के लिए आश्रित हो रही। तो मरुस्थल में रहेगी तो सीधी बात है कि मरुस्थल के क्षेत्रों में रहेगी या मरुस्थलों के आसपास रहेगी, तो उन क्षेत्रों में दोहन करेंगे, वहाँ की वनस्पतियों को काटेंगे, वहाँ पे खेत वगैरह हैं, जब मान लीजिए कोई जंगल है, जंगल के क्षेत्रों को काट करके वहाँ पे खेती की जाएगी। और इन सब चीज़ों क्या है, तो मरुस्थलीकरण धीरे धीरे वहाँ की जो मिट्टी होगी उसकी उत्पादकता या उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाएगी, मिट्टी ढीली हो जाएगी। जैसे किसी क्षेत्र में वृक्षों को काट दिया जाए, जड़ें वगैरह खत्म कर जाए, मिट्टी हो गई ढीली, बारिश हुई तो क्या होगा, जब बारिश होगी तो मिट्टी क्या होगी कि आसपास की मिट्टी फैल जाएगी, इधर उधर बह जाएगी, फिर वो क्या होगी, बेकार ही हो जाएगी, और वो मरुस्थलीकरण के दौर की ओर गुजरने लगेगा। वो क्षेत्र भी क्या होगा, बंजर हो जाएगा। फिर उस देखते हैं गांव के क्षेत्रों में भी कई सारे एरिया आपको देखने को मिलते हैं। दादा परदादा से जब आप पूछेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पहले खूब खेती होती थी इस एरिया में, लेकिन अब आज वो एरिया बंजर हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। वनोन्मूलन मैंने बताया ना कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो दबाव बढ़ता है, तब वनमूलन होता है, पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, और कृषि का विस्तार होता है। क्योंकि पहले 10 लोग रहते थे, अब क्या हो गए 50 लोग हो गए, तो 50 लोग हो गए तो 50 लोगों को भी खेती करनी, खाना खाना है सबको, तो क्या करते हैं वो इधर उधर मतलब कि क्या करेंगी, वो वनों का उन्मूलन करना शुरू कर देते हैं, और खेतों को धीरे धीरे बना, नए नए खेत बनते जैसे देखना मैनग्रोव वनस्पति, मैनग्रोव को जैसे आप देखें तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मैनग्रोव वनस्पति काट करके और भी फैला दिया गया, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं। और भी समस्या के दौर में आप देखें तो अमेजॉन का जंगल ले लीजिए, अमेजॉन का जंगल लगभग डेली कटता चला जा रहा है। इसकी समस्या आप रसिया में भी ले सकते हैं। उत्तरी रसिया में देखें तो जो ज़बरदस्त कटाई चलती है, अवैध रूप से जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ भी ऐसा हो रहा है। हर जगह पे देखिए जनसंख्या बड़ी दबाव बढ़ रहा है, संसाधन सीमित है, मैंने बताया ना। तो उससे जब संसाधन सीमित होने की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे पेड़ पौधे कटते हैं, और वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सिंक होगा नहीं, और क्या होगा, धीरे धीरे पेड़ कटेंगे, कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, फिर स्थानांतरित कृषि जैसे होती है वो सब चीज़ें हैं, तो उससे समस्या होती है। फिर बालुका स्तूप का विस्तार, सैंड ड्यून जो होते हैं उनका विस्तार भी है। तो सैंड ड्यून जो होते हैं उनके विस्तार को भी हम थोड़ा समझते हैं, क्या कि सैंड ड्यून का विस्तार कैसे क्या होता है। जैसे मैंने बता दिया कि ये कोई बालुका स्तूप है, और ये इधर से कोई हवा चल रही है, इधर से क्या हो रही है, कोई हवा चल रही, बालुका स्तूप है जिसका विस्तार इस एरिया में है, क्या यहाँ तक है। इधर मान लीजिए कोई बिल्डिंग वगैरह है, ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है। अब और ये आसपास के मान लीजिए कोई ये थोड़ा बहुत एरिया ऐसे पड़ा हुआ है। अब सैंड ड्यून हवा चल रही है, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ खेती वेती होती है, बिल्डिंग को मान लीजिए हटा दीजिए, यहाँ पर खेत बना देते हैं, थोड़ा और आसानी हो जाएगी समझने में। यहाँ पर जैसे हम थोड़ा बता देते हैं कि कोई खेत है, खेती वेती होती है, इधर सैंड ड्यून है, मतलब कि यहाँ पे रेगिस्तान के पास का क्षेत्र है। एग्जाम्पल के तौर पर मथुरा वगैरह और आगरा वगैरह को ले लीजिए, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हवा चलेगी तो अपने साथ रेत को भी उड़ा के लेके जाएगी। तो उड़ा के जब लेके जाएगी तो यहाँ से जब रेत उड़ेगी तो इनके खेतों में रेत आने लगेगी। जो बगल में खेत बना के खेती कर रहे थे, इनके खेत में आएगी रेत आएगी। अब कुछ दिन तो खूब मूंगफली वगैरह उगा लेंगे, कोई चलो अच्छा है, मूंगफली वगैरह उगाते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि अब मूंगफली होती है उसी एरिया में जहाँ पे थोड़ा सा बालू वगैरह होती हो, कि चलो मूंगफली वगैरह उगाते हैं। मूंगफली वगैरह उगाना शुरू किए, मूंगफली उगा लिए, लेकिन अब कुछ दिन मूंगफली उगाएंगे, लेकिन बाद में फिर क्या होगा, पूरी रेत ही रेत खेत में भर जाएगी, तो मूंगफली भी नहीं उगेगी। तो मूंगफली भी वगैरह भी नहीं उगेगी। कुछ मतलब कि कहने का मतलब क्या हो गया, रेत वगैरह आ गई यहाँ पे, इनको भी अब धीरे धीरे यहाँ पे रेत बढ़ गई, और ये सैंड ड्यून खिसक करके इनके खेत में चला आया, ये बढ़ गया। अब सैंड ड्यून यहाँ पे बढ़ा, अब हवा, फिर तो हवा तो रुक रही नहीं है, सीजन आया चलने लगेगी। अब बगल में एक और था, ए का खेत था जो हो गया रेतीला टीला बन गया। अब बचा बी का खेत, बी वाले भी क्या करेंगे, कुछ दिनों में इनकी तरफ भी बढ़ जाएगा। रेत क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, क्योंकि हवा चल रही है। तो चट्टाने जो उनको तो जैसे अब ये रेत आई कहाँ से, रेत आती है किसी चट्टान से। मान लीजिए चट्टान है, ये कोई पर्वत है, हवा चलेगी तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी। ये जो चट्टान है वो टूट करके, अब ये मैंने जालीदार सिरा वगैरह में और इन पे ज्यूजन वगैरह में तोड़ ताड़ के पूरी रेत में कन्वर्ट कर देगी। तो सब प्रक्रिया तो चली रही है, लेकिन इसके पीछे इसको रोकने के पीछे कारण क्या, यहीं पे एक दीवार बना दीजिए,
दीवार यहाँ पे बना दीजिए, सैंड ड्यून को रोकने के लिए एक दीवार बना दीजिए, सैंड ड्यून को रोक दीजिए, ये अपना खेती करते रहेंगे। उसी तरीके से जैसे नीदरलैंड ने बना रखा है, पोल्डर और डाइक ने, पोल्डर और डाइक बना दिया, उसने समुद्र को पीछे ढकेल दिया, खेती बना दी। अब अगर जो नहीं करता तो उनके खेतों में पानी भरता, उसने दीवार खड़ी कर दी, खेती कर रहे हैं, पोल्डर बना नहीं दिया है जैसे नीदरलैंड ने। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप एक दीवार खड़ी कर दीजिए, इसको इधर ही मरुस्थल को इधर रोक दीजिए, इधर खेती वगैरह होती रहेगी। तो इसके निवारण के उपाय हैं। और भी क्या है कारणों में, जैसे मैंने बताया कि वन उन्मूलन। अब वन उन्मूलन का मतलब है कि जब आप रहते हैं, जैसे यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब आप रहेंगे तो उन क्षेत्रों में वनस्पतियाँ आपको क्या मिलेंगी, वनस्पतियाँ वहाँ पे ज़्यादा तो मिलेंगी नहीं, मिलेगा क्या, नागफनी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको बबूल के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको देखने को मिल जाए टैमरिस्ट के पेड़ मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ पर जैसे खजूर वगैरह होते हैं ये मिल जाएंगे। इन सब पेड़ क्या है कि अब काटोगे तो इन्हीं कोई उन्हीं से अपना दिनचर्या लकड़ी वगैरह यूज करोगे, मरुस्थलीकरण और बढ़ जाता है इन सब पेड़ों को काटने से। अब इनके निवारण के उपाय क्या है, मरुस्थलीकरण रोकने के निवारण के उपायों की बात करेंगे तो जो ये जितने कारण हैं इन्हीं को उल्टा कर दीजिए, निवारण के उपाय हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन है, हम जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर के कई सारे सम्मेलन होते रहते हैं, पिछले साल सितंबर में भारत में भी हुआ। तो उस तरीके से जब इस सम्मेलनों में जो बातें की जाती हैं उनको अमल में लाया जाए। अब सीधी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जाए, इन सब की बात हो गई। जनसंख्या दबाव है, इसको तो कम नहीं कर सकते, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया जाए, उनमें जनसंख्या को मतलब कि वहाँ पे लोगों के बसने पर पाबंदी लगा दी जाए, इस तरीके से कर दिया जाए। संसाधनों को दोहन, तो सीधी बात है कंपटीशन बढ़ाए तो उसी तरीके से उत्पादकता बढ़ानी होगी। खेती के नए नए एरिया में जैसे मरुस्थलों को हटा करके वहाँ पे खेती वाले एरिया बनाए होंगे, जैसे इंदिरा नहर बनाएगी, आसपास के क्षेत्र हरे भरे हो गए। कृषि विस्तार की बात करें, जैसे मैंने बताया कि कृषि विस्तार पर रोक लगाई जाए। एक खास करके कृषि के विस्तार में जो खेती हो रही है, जैसे रूपांतरित कृषि, उस पर रोक लगाई जाए। स्थानांतरित कृषि, उस पर रोक लगाई जाए, उस पर रोक लगा दी जाए। पेड़ को काट करके नए खेत बनाने पर पाबंदी लगा दी जाए। ये सब चीज़ें हो गई। बालुका स्तूप के विस्तार पर है, उन पर रोका किया जाए, उनके मतलब कि रोकने के लिए कुछ प्रबंध किए जाएँ। तो ये बढ़ता कहाँ है रेगिस्तान, अब ये बढ़ेगा कहाँ, बढ़ेगा उन्हीं क्षेत्रों में जो जहाँ मरुस्थल होगा, आसपास का क्षेत्र विस्तृत होता चला जा रहा है। और भूमिगत जल का भी दोहन खूब अच्छे से होता है, और वो क्या होता है कि वो समुद्र में चला जाता है। तो देखते होंगे अभी जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर अभी चेन्नई वगैरह तो अभी छोड़ दीजिए, अभी तो बारिश वगैरह चेन्नई वगैरह में जब होगी, उसके बाद जब आप मई जून वगैरह एरिया देखेंगे तो चेन्नई में बारिश में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। और अभी दिसंबर में चेन्नई वगैरह सब बहने लग जाते हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं जो भूमिगत जल का दोहन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। इनसे क्या होता है कि काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में क्या होता है, मरुस्थलीकरण का विकास होता है। इनको आप समझिए अच्छे से, मरुस्थलीकरण को जो मैंने बताया आपको, इनको अच्छे समझिए। कुछ इसमें प्राकृतिक कारण भी है, कुछ मानवीय कारण भी है, उनको आप डिवाइड कर लीजिएगा। जो मैंने बताया है उसमें प्राकृतिक कारण और कृत्रिम कारण दोनों को भी समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बताया काफ़ी अच्छे से, कोशिश किया आपको बताने की जो मरुस्थलीकरण है। खासकर जो कमेंट लोग करते हैं कि मैं बड़ा तेज़ी से बताता हूँ और वीडियो थोड़ी लंबी, मुझे लगा 15 मिनट तो हो ही गए होंगे बोलते हुए। तो ये वीडियो मैंने बनाया, काफ़ी अच्छी है वीडियो, इसको समझिए। मरुस्थलीकरण को काफ़ी अच्छे से मैंने चीज़ों को बताया। बाकी आप मरुस्थल की मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें विश्व के मरुस्थल को मैंने, खैर इसमें मैंने बता दिया है, लेकिन उसमें थोड़ा मैंने और भी 2-4 मरुस्थल ऐड होंगे, उसमें और भी मैंने बता रखा है। तो आप लोग वो वीडियो देखिए, उसमें आपको और भी अच्छे से मरुस्थल समझ में आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक वगैरह किया कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर किया कीजिए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से लोग कम पसंद कर रहे हैं, वीडियो कम देख रहे हैं। खैर अब वो मैं नहीं जान रहा क्यों कम देख रहे हैं, लेकिन अपने स्तर पर आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।